हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस पे एक बार दोबारा। और जैसा कि हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिटी की, ये हमारी छठवीं क्लास होगी पॉलिटी की, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स। तो उसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है ये प्रियम्बल का रहने वाला है। तो प्रियम्बल में पहले प्रियम्बल करने क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि हम 2-3 वीडियोस से कर रहे हैं, प्रियम्बल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि प्रियम्बल कहाँ से आया, उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रियम्बल्स में जो कीवर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है, और इसमें अभी करंट स्टेटस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है इसकी, और डिफरेंट जजमेंट जो होंगे प्रियम्बल से रिलेटेड वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल को, जो प्रियम्बल होता है ये हमारे प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे इस तरीके से समझ लीजिए कि इसको इंट्रोडक्शन मानते हैं, इसे इंट्रोडक्शन कह लीजिए। इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे प्रीफेस होता है, ये मान लीजिए कि ये प्रीफेस है। फिर इसको मतलब, या तो अगर ये कह लीजिए ना कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये एसेंस है। तो ये चीज़ है, हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल मतलब एक तरीके से जो हमारी प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रोविज़न्स मतलब इंक्लूडेड है ना, कि वो हमारी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन में जैसे कि हम लिखते हैं ना कि क्या है, पूरे उसका ब्रीफ है, प्रीफेस भी कह लेते हैं, समरी भी है, एसेंस भी, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है। इसको इसको हमारे एक एक एन ए पलखी वाला है, पलखी वाला, इन्होंने, ये भी कभी इनका नाम पूछ सकता है कि ये किसने बोला था। इन्होंने ये प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब एक तरीके से, जैसे आइडेंटिटी कार्ड का क्या मतलब, आइडेंटिटी मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन प्रियम्बल में टॉपिक में बने कहाँ से। प्रियम्बल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं ना, ये जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार प्रियम्बल आप लोग खोल के ये कर लीजिएगा। तो जैसे उसमें पहले तो ये हम जानकारी ले लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आया कहाँ से। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे प्रियम्बल था। तो अब इसके बाद जो जहाँ जहाँ भी जिस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल पार्ट बना ना, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहा है, तो प्रियम्बल उसका तो यहाँ से अडॉप्ट किया गया था। तो अब ये हम लोग याद रखेंगे कि ये प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, प्रियम्बल अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एक बनता है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब रही सेकंड चीज़ में हम ये रखेंगे कि जैसे ये हमारे प्रियम्बल में मतलब ये आया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना कैसे। तो ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, जो कि किस दिन को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज करते हैं। कौन करता है इसे प्रपोज, जवाहरलाल नेहरू। ये पूछता रहता है, और ये मैंने पहले लेक्चर में मतलब पिछले लेक्चर्स में ये मैंने बताया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज करते हैं, और ये अडॉप्ट होता है हमारा कब, 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा जो प्रियम्बल है ना, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे बना है। तो ये क्या है, प्रियम्बल इस पे है। प्रियम्बल क्या है हमारा, इस प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछता भी रहता है कि किस पे बेस्ड है, कहाँ पे है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कीवर्ड्स क्या क्या है, और कीवर्ड्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रियम्बल में, और उनकी मीनिंग क्या होती है। तो ब्रीफ में हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो अलग से हम लोग उस पर अगर अगर ब्रीफ में मतलब बहुत एक्सप्लेनेटरी अगर वो चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग कोई सेपरेट वीडियो बना के उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं। ठीक है। तो पहले प्रियम्बल की कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम लोग नोट कर लेते हैं, कि प्रियम्बल्स के जो कीवर्ड्स हैं वो नोट कर लेते हैं। जैसे शुरू कैसे होता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये बताता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये उसका सोर्स कौन है, उसको अथॉरिटी कौन देता है। वो अथॉरिटी देती है हमारे इंडियन पीपल, पीपल ऑफ इंडिया।
तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये हमारे जो ये कीवर्ड है ये बताती है कि ये जो है प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन देता है? कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर मेंबर या कोई मतलब मोनार्क हो या कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्टिकुलर नहीं, ये पीपल ऑफ इंडिया, इसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमारी लाइन जो है प्रीएम्बल में ये बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है मतलब अथॉरिटी जहाँ से उसे मिलती है वो पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई कि अब कीवर्ड है कुछ वो हम लोग देखते हैं। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ये क्या बताते हैं? सॉवरेन, सॉवरेन कंट्री क्या होता है? अब इसको हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, बहुत ही ब्रीफली हम लोग ये चीज़ देखेंगे। सॉवरेन का मतलब होता है ना कि किसी भी मतलब इंडियन जो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इसका क्या मतलब है? इंडिया इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इसका क्या मतलब है? कि ये किसी पे मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी के मतलब किसी अनदर कंट्री की डोमिनियन है, यानी कि ये कम्प्लीटली जो भी डिसीज़न है अपने ये खुद लेती है। मतलब खुद यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट जिसको हम लोगों ने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है वो लेती है। ऐसा नहीं कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो कोई और कंट्री ले रही है और हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है ये हम इंडियंस ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब कि जो भी डिसीजन हो उससे रिलेटेड वो चीज़ इंडिया से रिलेटेड है। तो इंडिया सॉवरेन कंट्री है। तो इंडिया इस उसमें जो भी डिसीजन लेगी मतलब डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट मतलब ये है, और इसका ये मतलब है कि ये किसी की डोमिनियन नहीं है ना ही किसी की डिपेंडेंसी है। तो और सॉवरेन स्टेट होने के साथ साथ ही इंडिया के पास ये मतलब क्या कर सकती है कि फॉरेन टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी ये एक्वायर भी कर सकती है और अपनी अपनी जो टेरिटरी है उसे सीड भी कर सकती है किसी भी कंट्री को। ठीक है, सीड का मतलब उन्हें दे सकती है। ठीक है, तो ये सॉवरेन कंट्री मतलब जो भी डिसीजन होगा इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती है इंडिया। तो ये नेचर हुआ कि हमारी कंट्री का नेचर क्या है? सॉवरेन है। हमारी कंट्री का नेचर कैसा? सोशलिस्ट। हमारी कंट्री का नेचर कैसा? सेकुलर। हमारी कंट्री का नेचर कैसा? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो अभी सॉवरेन का ये रहा मतलब। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग कि सोशलिस्ट का क्या मतलब है। सोशलिस्ट का, ठीक है, सोशलिस्ट का हम लोग देखेंगे। सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब है ये, एक तो पहले ये हम बता दें कि ये जो वर्ड है ना सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ठीक है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि मतलब अमेंडमेंट कितने हुए, प्रीएम्बल में हो। तो सोशलिस्ट का यहाँ पे मतलब है कि हमारी जो कंट्री है ये क्या करती है कि डेमोक्रेटिक सोशल, जो यहाँ की सोशलिज्म है वो इंडिया की जो ब्रांड है सोशलिज्म की वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये तो आप लोग को पता है कि सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में मतलब पीपल का वो रूल होता है, खुद डायरेक्टली पीपल्स ही मतलब पूरे जो भी ओनरशिप होती है मतलब नेशन की वो कलेक्टिवली वो होती है मतलब किसी सिटीजन्स में वहाँ के। तो वो होती है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। लेकिन हमारी जो ये है इंडिया, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे वो करती है। ये जो जो ये सोशलिज्म है ये ब्लेंड है मतलब मिक्स है मार्क्सियन मार्क्सियन सोशलिज्म प्लस गांधीयन सोशलिज्म का। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो मतलब इसका मेन है कि मिक्स्ड इकॉनमी पे फोकस है इसका। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब बेस्ड है ये। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन है। और क्या होता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो है ना उसमें कम्युनिस्टिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म उसमें कम्प्लीटली पब्लिक ओनरशिप होती है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों ओनरशिप होती है। तो इसीलिए जो इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो कि ब्लेंड है मार्क्सियन और गांधीयन दोनों का। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी में भरोसा रखती है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मतलब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं और ओनरशिप होती है। अब रही बात सेक्युलर की, तो सेक्युलर वर्ड भी जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। ठीक है, ये 1976 में हुआ था 42nd। तो सेक्युलर का वैसे तो मतलब जो मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन
बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट की मतलब रिलीजन के अफेयर में स्टेट हस्तक्षेप नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट के उसमें जो भी होगा गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब एक दूसरे से ये लोग सेपरेटेड है। ये नहीं कि रिलीजन को सपोर्ट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। कोई भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा कि हाँ स्टेट कम मतलब वो पढ़ा रही है उनको। ऐसा सेकुलर में नहीं होता। सेकुलरिज्म में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता किसी भी स्टेट का, और वो सेपरेशन होता है। तो लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन, ये निगेटिव फॉर्म ऑफ निगेटिव निगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। इसमें एकदम कंप्लीट सेपरेशन की बात की जा रही है। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म जो है, ये बात हम लोग नोट करके रखेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन वो देती है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। जहाँ पे वो क्या करती है, उसने ये तो कहा है कि भाई हमारी कोई रिलीजन नहीं है, हमारे स्टेट में कोई कोई हमारा मतलब नेशनल रिलीजन नहीं है जिसको गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या रिलीजन मतलब हम स्टेट जो है रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बना के रखेगा, प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखेगा, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी जब तो स्टेट हस्तक्षेप करेगा। जैसे कि ट्रिपल तलाक लॉ जो हुआ पास किया गया, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो प्रोविज़न थे ट्रिपल तलाक वाले, वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी थे महिला जो थी मुस्लिम वुमेन। तो स्टेट ने उस पर एक्ट बनाया, मतलब रिलीजन में इन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन वो कब किया? जब ये बात आगे बढ़ चुकी थी कि वो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे। वहाँ पे उनकी मुस्लिम वुमेन जो थी, उनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही थी। ये वाली जो थी ऐसा गवर्नमेंट ने अपना रीज़न दिया था। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेंगे प्रिंसिपल डिस्टिंग। तो ये तो अब हमारा एक और चीज़ है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव वाले कॉन्सेप्ट में हमारा चलता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, तो इसका ये मतलब है कि हम सभी धर्मों का एक ही आदर के साथ, एक ही भावना के साथ रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट हस्तक्षेप करेगी। धर्मनिरपेक्ष होगा मतलब कि मतलब कोई हमारा पर्टिकुलर जो स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर वो रिलीजन नहीं है, हमने ये डिक्लेयर नहीं किया है इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो और सारी सर्वधर्म और सारे ही रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और स्टेटस और सपोर्ट मिलेगी स्टेट के द्वारा। ऐसा नहीं कि स्टेट किसी रिलीजन को पर्टिकुलरली बहुत प्रमोट कर रही है। उसी तरीके से बात हुई डेमोक्रेटिक की, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है यहाँ पे जो, ये क्या है जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट चुनी जा रही है वो पीपल्स के द्वारा चुनी जा रही है। तो वैसे तो डेमोक्रेसी दो फॉर्म की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंडियन फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें पीपल डायरेक्टली, जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने सरकार नहीं चलाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लॉ बन रहा है तो सिटीजन्स ने लॉ बना के उसे पास कर दिया अपने में किसी भी थ्रू, चाहे रेफरेंडम, इनिशिएटिव या रिकॉल्स, प्लेबिसाइट, ये सब टूल्स होते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो सिटीजन्स हैं ये एक इलेक्ट कर रहे हैं किसको? अपना रिप्रेजेंटेटिव। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाके बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, और ये लॉ बना रहे हैं इस सिटीजन के बिहाफ पे। इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो कंट्री है इसका नेचर क्या है? डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो किस तरीके, कौन सा? इनडायरेक्ट है, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन्स के बिहाफ पे अपना काम कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो है तो सिटीजन ही वो कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके बाद में ये सब काम कर रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या वो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेमोक्रेसी का वो बताया है, ये जो है हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री मतलब क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सिटीजन्स को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में है तो यहाँ पे कौन वो होता है? पीएम होते हैं। और किसको ऐड करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये होते हैं। तो इसलिए हमारे जो ये कहा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो दी है। जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब कि उनका मतलब ये कंट्रोल कौन करता है? लेजिस्लेचर। जैसे कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा अगर सही से काम नहीं करेगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है काम, ठीक है। तो कोई भी एक्शन हुआ, जैसे वहाँ पे होता है ना सेशन, तो क्वेश्चनिंग की जाती है उनसे किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए, वहाँ पे उनकी जवाबदेही तय होती है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को किसी भी एक्शन और उसके लिए। ठीक उसी तरीके से अब देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक की मतलब ये देखिए, मतलब मैं क्यों समझा रहा हूँ सारी चीज़ों का, और ये नेचर ये है अभी इसका, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है ना, रिपब्लिक में क्या होता है, जैसे देखिए रिपब्लिक ये चीज़, तो इसके तीन मीनिंग होते हैं। जैसे इसका क्या होता है कि जो स्टेट का हेड होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। अब वो हो सकता है डायरेक्टली इलेक्टेड भी, और वो हो सकता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि सिटीजन उसे डायरेक्टली इलेक्ट करें जो इस हेड ऑफ स्टेट है, या इनडायरेक्टली पहले रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो रिप्रेजेंटेटिव बाद में हेड ऑफ स्टेट चुने। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि एमपी एमएलए ही हमारे यहाँ वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो चाहे इलेक्टेड तो हैं भाई, भले ही इनडायरेक्टली तो हुए तो क्या हुआ? तो ये हमारे जो रिपब्लिक का मतलब हुआ, हालांकि है तो वो जो सिटीजन्स चाह रहे हैं वही चीज़, तो इसलिए क्या है कि वो रिपब्लिक हुआ, ठीक है, इंडियन। और इसके बाद, और ये भी जो जो इलेक्शन होगा ये इनका फिक्स पीरियड होता है। तो प्रेसिडेंट का फिक्स पीरियड कौन सा है? प्रेसिडेंट का फिक्स पीरियड आप लोग को पता ही 5 साल का होता है। तो ठीक है, ये चीज़ होती है। इसके अलावा रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है ना, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ये किसकी कमांड में होगी, किसके कंट्रोल में होगी? सब ये होगी पीपल्स के, जो सिटीजन्स हैं उनके होगी, ना कि किसी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ना पीपल्स में होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर सिटीजन में हो, जैसे कि किंग वगैरह हो गए, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास भी नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी क्लास हो जिसको कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज दी जाए, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब कि बस इनहेरिटेंस के बेसिस पे कि वो कर ले, जैसे मोनार्क होते हैं। तो इसका ये मतलब है रिपब्लिक का कि जो भी ऑफिस है ना, जो भी पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस जो भी है ये सबके लिए खुला है। पब्लिक ऑफिस सबके लिए ओपन टू ऑल है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रिविलेज सेक्शन को ही ये दिया जा रहा है। ये सबके लिए ओपन है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज क्लास है उसके लिए फिक्स कर दिया गया है। पॉलिटिकल सॉवरेंटी पीपल्स में होती है, और इस हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ रिपब्लिक का मतलब होगा, ठीक है। तो ये रहा नेचर की बात कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ देख ली। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन था? सोर्स ऑफ अथॉरिटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पीपल्स थे। वो कहाँ से हमें पता चला? प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी तरीके से नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये चीज़ है। अब कुछ की टर्म्स और हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। जैसे अब बात आती है जस्टिस की, जैसे उसमें लिखा है जस्टिस
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ठीक है, जस्टिस ये तीनों टाइप के हैं, ये नहीं कि मतलब एक ही टाइप के। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट सभी सिटीजन्स को दिया जाए विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, ये जो चीज़ें हैं इनके बेस पे नहीं, मतलब वो कोई भी चीज़ दी जाएगी उन्हें। सभी लोग को सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी, सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी सभी लोगों को। और उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसी तरीके से बात आती है इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस है कि मतलब ये कहती है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसकी वजह से किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ हुआ। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ, पॉलिटिकल जस्टिस में जो है कि सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट होंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट होंगे। सारी जो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं वो सबके लिए खुली हैं, कोई किसी के लिए प्रिविलेज सेक्शन के लिए वो एकदम फिक्स नहीं कर दी गई है। तो ये चीज़ है। और देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिला के हम एक, ये होती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और वो किसके कौन कौन से जस्टिस मिलने की वजह से होती है। ठीक है, ये चीज़ हम रखेंगे। उसी तरीके से लिबर्टी। तो लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी की बात होती है। तो लिबर्टी में इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल को, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सारे काम करने की छूट है, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी, वो सारे काम कर सकता है जिसके थ्रू, मतलब वो ओपन है, मतलब हर कोई उसे, कोई उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जितने भी वो काम कर सकता है वो उसके लिए ओपन है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि ये लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि फ्री पास, कि कोई भी एकदम कुछ भी कर रहा है, मतलब मेरा मन किया कि एकदम किसी को मार दूँ तो मैंने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब कि वो लिमिटेशंस कुछ हैं, उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है। तो और वो लिबर्टी, लिबर्टी किन किन चीज़ों की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, ठीक है, बिलीफ की। मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी बिलीव, किसी पे आपका सिस्टम तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फेथ हुआ, आप कोई भी फेथ वो कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ये आपको लिबर्टी है। लेकिन ये सब करते टाइम ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, लिमिटेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, उनको ब्रीच नहीं करना। उस लिमिटेशन के अंदर ही ये सब जो थॉट हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी का ये भी कभी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि किस किस में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये होगा। अब अगली चीज़ हुई इक्वालिटी की। इक्वालिटी, इक्वालिटी किन किन चीज़ों की, इक्वालिटी में भी आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी में है आपका ऑफ स्टेटस, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी। मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा किसी को दिया जाएगा, और ना ही, और सारे सारे सिटीजन्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भी किस किस लिए, स्टेटस वो कर सकें, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये इक्वलिटी तीन, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तीनों में, तीनों क्षेत्र में, मतलब ये स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होगी। रही बात फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब ये समझ लीजिए ना कि सेंस ऑफ भाईचारा, मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। लेकिन इसमें भी ये वो करना है कि इतना भी फ्रेटर्निटी, और जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ना, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, सिटीजनशिप, क्योंकि हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमेशा नोट करिए। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, मतलब उस पर क्या करते हैं कि वहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और नेशनल लेवल पे अलग सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया में सिटीजनशिप कंसेप्ट जो है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात है। और ये सिंगल सिटीजनशिप क्यों दी गई है कि इंडियन मतलब आइडेंटिटी आपकी, वो एक दूसरे से आप लगाव महसूस करें, एक ब्रदरहुड। लेकिन इस सब का ये जो है, ये फ्रेटर्निटी
आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि जो ये ब्रदरहुड है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी को मतलब भाई भाई मान लिए तो उसकी कुछ भी धज्जियाँ उड़ा दो। उसका ये है कि दो दो चीज़ एश्योर करनी रहती है। दो चीज़ मतलब ये जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी जिसके साथ भी आप कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन किए रहिए। डिग्निटी उसकी वो नहीं होना चाहिए। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन किए रहिए। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग ग्रुप बना के भाईचारे के चक्कर में किसी के ऊपर अटैक कर दिया, कोई मतलब ऐसा काम किया जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ एज अ कंट्री के लिए वो नुकसानदायक है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो रही बात ये सब चीज़ें, अब कुछ शॉर्ट में और चीज़ें देख लेते हैं। शॉर्ट में कि जैसे कि अब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किस तरीके से हुए और करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। तो भाई प्रीएम्बल का मतलब प्रीएम्बल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ और भी बात कही, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे प्रीएम्बल में ना ये कहा गया ना, प्रीएम्बल में ये चीज़ है कि इसको ये कहते हैं कि जो प्रीएम्बल है ये क्या, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ़िलॉसफी है। बेसिक फ़िलॉसफी जैसे हम लोगों ने वो किया ना कि आइडेंटिटी कार्ड। अब जैसे ये देख लीजिए ना कि कीवर्ड्स जो थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फिर उसके बाद हुआ जस्टिस। ये मतलब एक फ़िलॉसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो कि हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं। फंडामेंटल वैल्यूज़ और बेसिक फ़िलॉसफी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कंटेन करती है। ये प्रीएम्बल में इम्बॉडीड है, ये प्रीएम्बल में है। ये क्या करती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का एक विज़न था, विज़न, नोबल विज़न जो था, वो कंटेन करती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल प्रोवाइड करती है कि सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, कंट्री सेकुलर रहनी चाहिए, इस तरीके की फ्रेटर सोसाइटी में भाईचारा होना चाहिए। और वो भाईचारा नहीं होते टाइम डिग्निटी किसी इंडिविजुअल की वायलेट ना हो, इस बात का भी ध्यान। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल और इस तरीके का एक मतलब वो देता है, रेफरेंस देता है कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाए तो, या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमेशा इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो इसीलिए इसको कहते हैं। इसी के मुंशी जी थे, के मुंशी, आप लोग को क्या याद होगा कौन के मुंशी जो थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो के एम मुंशी ने इसको प्रियम्बल को कहा कि ये हमारे प्रियम्बल का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप है। तो हॉरोस्कोप ऑफ कंट्री, ये समझ लीजिए कि किस पूरा एक कुंडली है। ठीक है, और इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि प्रियम्बल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि एम मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप बोला। ये बेसिक फिलॉसफी फंडामेंटल वैल्यूज़ कंटेन करता है। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे कि प्रियम्बल, प्रियम्बल पे ये भी एक डिबेट चली थी कि प्रियम्बल क्या, क्योंकि प्रियम्बल आप लोग को पहले हम ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि प्रियम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद ये प्रियम्बल लिखा गया था और अडॉप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये पहला पेज हमारा होगा, प्रीफेस होगा, इंट्रोडक्शन हो। तो इस पे बात चली कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म पार्ट है या नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में बोला, बेरूबारी यूनियन केस में बोला कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ये नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आती है बात 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट, केशवानंद भारती जजमेंट में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसमें बोला है कि प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेरूबारी यूनियन में। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल जो है, ये किसी मतलब
ना ही सोर्स है मतलब लेजिस्लेचर के पावर का, ना ही मतलब लेजिस्लेचर यहाँ से पावर नहीं वो कर सकती कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा गया है तो हम वहाँ से चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि बाकी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में है उस तरीके से यहाँ पे। और इसी तरीके से एक बात आती है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है कि जैसे प्रियम्बल में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, प्रियम्बल में कुछ हमारे प्रोविजन दिए गए हैं, प्रिंसिपल फाउंडेशनल वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर ये किसी भी तरीके से वायलेट होती हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन होगा जो कोर्ट जाएगा और कोर्ट उसे इन्फोर्स करेगी, मतलब इसके वायलेशन पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। नो इन्फोर्समेंट, नो इन्फोर्समेंट बाय कोर्ट। कब? अपॉन इट्स वायलेशन। तो इसके वायलेशन में आप ये नहीं, जबकि फंडामेंटल राइट में क्या होता है, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट उसे इन्फोर्स करेगी कि नहीं भाई यहाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन जस्टिसिएबल पार्ट है ये प्रियम्बल, तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं कर सकती इसके वायलेशन मतलब इस बेसिस पे कि भाई हमारे प्रियम्बल का ये प्रोविज़न क्या हो गया है, वायलेट हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रियम्बल एक बार अमेंडमेंट हुआ है उसका, ओनली वन टाइम। कौन से अमेंडमेंट का? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ये 1976 की स्थिति है जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए। मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री बस सॉवरेन थी, डेमोक्रेटिक थी, रिपब्लिक थी। सोशलिस्ट और सेकुलर सो कॉल्ड नहीं थे, बट उनके प्रोविज़न हमारे फंडामेंटल राइट थी और बाकी उसमें थे डीपीएसपी वगैरह में। लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि हमारी कंट्री सेकुलर है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी का वो ध्यान रखना है। प्रियम्बल एक चीज़ और बताती है, प्रियम्बल एक चीज़ बताती है, ये बताती है कि किस दिन हमारा डेट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट किया गया था। तो डेट ऑफ एडॉप्शन बताती है, डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन कब है? नवंबर 26, 1949। ये उसमें मेंशन है कहाँ? उसमें लास्ट में लाइन है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके साथ तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन से मतलब प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है वो कहाँ पे हमको पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स कि पीपल ऑफ इंडिया से सोर्स ऑफ अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन की आ रही। नेचर इंडिया का कैसा है? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं। जस्टिस कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन कौन सी चीज़ों की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वलिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी जब भी हम लोग करेंगे ये उस टाइम इंडिविजुअल की डिग्निटी का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अमेंडमेंट का एक बार हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से ईयर में? 1976 में। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कब बताया गया? प्रियम्बल केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, कब बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल? ये बेरुबारी यूनियन में बोला गया था। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये नॉन जस्टिसिएबल का मीन्स कि इनके प्रोविज़न के वायलेशन पे हम कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, अब देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या करना है। ठीक है, ये चीज़। अब क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन की उसको इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड। तो बोरो कहाँ से किया गया था? बोरो हमारे ये हुआ था यूएसए से। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी जहाँ पे प्रियम्बल वो किया गया था, प्रियम्बल मतलब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मान लीजिए एक बार फिर से रिकॉल, जैसे हम ये टॉपिक तो खैर हम लोग कवर कर चुके हैं लेकिन ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कनाडा से क्या लिया था? कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके साथ ही जो हुआ था कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर
बाई सेंटर, ये हमारा वो फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से रिपब्लिक का आइडिया जो है, रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो भाई यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट और इक्वलिटी और लिबर्टी का कंसेप्ट ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ये ध्यान रखेंगे। बट प्रियम्बल की यहाँ पे बात हो रही है, प्रियम्बल कहाँ से, यूएस से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे प्रियम्बल था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, समरी है, एसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब अगर कुछ भी अगर पूछे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ भी वर्ड आ जाए तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी है कि बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ भी ये करता है। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कभी पूछ देता है, ये आर्टिकल 32 से याद रखेंगे। बाकी फंडामेंटल राइट में हम लोग वो करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक ये है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक ये है हमारा फंडामेंटल राइट का, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इन सब पे हम लोग डिसीजन, लेकिन अभी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल की पूछे, की नोट पूछे, प्रीफेस, कुछ भी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि ऑब्जेक्टिव पूछे, इंट्रोडक्शन पूछे, या फंडामेंटल फिलॉसफी पूछे कि कहाँ पे है रिफ्लेक्ट। अब ये अगर पूछते कि फंडामेंटल फिलॉसफी या बेसिक फिलॉसफी या फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, बेसिक फिलॉसफी पूछ लिया, की नोट पूछ लिया, की पूछ लिया, या सोल पूछ लिया, फंडामेंटल वैल्यूज़, फंडामेंटल पूछ लिया, बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल, फंडामेंटल वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल। ठीक है, ये चीज़। और अगर ये भी पूछ सकता है कि जो नोबल विज़न है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या ड्रीम ऑफ एस्पिरेशन, सॉरी, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स। अब देखिए वही जो हम बता रहे थे कि अभी ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे, तो इसमें पूछा माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रियम्बल, प्रियम्बल। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में देख, जैसे हम लोगों ने प्रियम्बल पे ब्रॉडली अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज पर आर्टिकल 51A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये भी जोड़ा गया था। 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक के डिस्कशन में ये चीज़ देखी ली कि इसने सब्जेक्ट भी ट्रांसफ़र किए हैं स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, इसने ये प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया है, इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अमेंड की है, ये चीज़ हम लोग देख लिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ था, 42nd। और एक चीज़ और रहती है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये अडॉप्ट किया गया था। तो ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, बेसिक फिलॉसफी, सोल पूछे, इंट्रोडक्शन पूछे, एसेंस पूछे, हॉरोस्कोप पूछे, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, टेबल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, ये सब कौन है, प्रियम्बल आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने अभी क्या बताया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू बताया, बेरुवारी यूनियन केस में बताया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ है। और कौन से इसमें नॉट पार्ट बोला, पेरुवारी यूनियन में, और केशवानंद भारती में इन्होंने बोला था
कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी पूछ सकता है यहाँ से कि कौन से वो मतलब बिरुवारी मतलब कौन से इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती के केस में है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल देखते हैं क्वेश्चन। इट इज इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, नन ऑफ द अबव। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये क्लियर किया था, दो चीज़ क्लियर की कि ये नॉन जस्टिसिएबल पार्ट है, नॉट इन्फोर्सेबल होगा। प्रीएम्बल जो होगा नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल पार्ट है। नॉन जस्टिसिएबल पार्ट का मतलब ये होता है कि इसके प्रोविज़न के, इसके वैल्यूज़, इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके वायलेशन के केस में कोई भी इंसान कोर्ट नहीं जा सकता कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं है, और कोर्ट ये नहीं कर सकती कि इसे इन्फोर्स करे। ठीक है, तो इसका इन्फोर्समेंट नहीं होता। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये नॉट इन्फोर्सेबल, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ इसके साथ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि नॉट इन्फोर्सेबल तो है ही, ये भी है कि अगर मतलब ये जो है किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ पावर नहीं है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही किसी तरीके की लिमिटेशन, ना ही किसी तरीके की लिमिटेशन ये इन पे या प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन डालता है इस पे लेजिस्लेचर के वर्किंग पे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें, प्रीएम्बल ऐसा नहीं है। और प्रीएम्बल को हम लोग इंडिपेंडेंटली तो इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट हम इनको ये कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के थ्रू, डीपीएसपी के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ऑप्शन देखते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। अच्छा, 1950 की बात कर रहा है, तो 1950 में अगर हम लोग वो करेंगे, जब दिमाग अपना दौड़ाते हैं पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा अमेंडमेंट एक बार हुआ था प्रीएम्बल में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी ईयर में हुआ था? 1976 में। तो अगर ये 1975 का भी पूछे थे ना, 1975 का भी पूछ दे स्टेटस क्या है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इससे 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो ये अगर 2 वर्ड जहाँ होगा, क्योंकि ये पूछना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अभी का स्टेटस क्या है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन 1950 में ये सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड नहीं जोड़ा गया था। उस टाइम कौन से 3 वर्ड थे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये चीज़ हमारी थी, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ये 1950 का स्टेटस पूछ रहा है, और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये क्या? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 1976 के बाद या 1976 में अगर पूछे तो वहाँ पे होगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द वर्ड हैव नॉट बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? ये एकदम याद होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तो ये हम लोग देखेंगे इन ऑप्शन पे, तो सोशलिस्ट का ये ऐड हुआ था, सेकुलर ऐड हुआ था, सॉवरेन पहले से ही था, ग्राम स्वराज नहीं था, तो ये दोनों नहीं थे, क्योंकि टोटल क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ पे क्या है? सोशलिस्ट और सेकुलर किसके थ्रू जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। इस हिसाब से हम लोग, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ। सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा है हैव बीन एडेड। देखिए ये गलती होती है, मैं हमेशा इसीलिए हाईलाइट करता रहता हूँ कि वो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। अब मैंने यहाँ पे क्या अभी मैं ढूंढ रहा था किस हिसाब से कि नॉट बीन एडेड, जबकि क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड।
एडेड पूछा है, तो इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर, और वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पूछा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर होगा। इस हिसाब से आंसर इसका बी होगा। फर्स्ट एंड थर्ड कौन कौन से, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये वर्ड इसके थ्रू ऐड किए गए थे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, सीधा सा आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू कौन से ईयर में होता है, 1976। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया का, सेकुलर सोशलिस्ट और सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 1976 के बाद से, उसके पहले तक इंडिया मतलब डिक्लेयर्ड, मतलब एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कि सेकुलर और सोशलिस्ट है। ठीक है, तो 42nd के थ्रू सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन वही सब घुमा के वही सब पूछ रहा है। सॉवरेन तो है, डेमोक्रेटिक भी है, सेकुलर भी, लेकिन फेडरल वर्ड कहीं आपने वो सुना है, नहीं, फेडरल वर्ड नहीं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसे उसमें कौन कौन से, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, नेचर क्या था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड हो गए। इन 5 वर्ड को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब हमारे ये 3 वर्ड तो दिए ही हुए हैं। इसके साथ साथ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड हो गए। इसके अलावा जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये पूछ सकता है, ये ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है कौन कौन से कीवर्ड हैं या कौन कौन से कीवर्ड नहीं है। तो ये कीवर्ड्स हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब ये कर रहा है, क्योंकि सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के पहले था ही नहीं। तो सेकुलर वर्ड किसके थ्रू जोड़ा गया, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया हमारा प्रीएम्बल के थ्रू, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से ईयर में, 1976 में। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाई, ये हम लोगों ने तब से देख लिया कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन, ये हाईलाइट करना, करेक्ट वन यूजिंग द ऑर्डर गिवन बिलो। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाई जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, तो ये मैंने शुरू में ही डिस्क्राइब कर दिया है कि ये इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे ही हमारा प्रीएम्बल ये बना था, ये ऑप्शन सही है। नॉन जस्टिसिएबल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ, कैन नॉट बी अमेंडेड। तो भाई साहब इसमें वर्ड ही सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड किससे जोड़ा गया था, अमेंडमेंट के थ्रू। कौन सा अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। कौन कौन से वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो ये अमेंडमेंट तो हुआ था, और ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभार पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइम अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक ही बार हुआ है, ओनली वन टाइम। लेकिन अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते, तो ये गलत शब्द है। कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें, कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि नॉन जस्टिसिबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, तो प्रीएम्बल कभी किसी को ओवरराइड नहीं करेगा। तो ये बात हमारी सही हुई। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1 2 4। तो अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसके हिसाब से 1 2 4 इज द आंसर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ हमारी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। अब सीधा सा इसमें मतलब आप रिवर्स इंजीनियरिंग लग रही ना कि इसका पूछने का मकसद क्या है, कि ये वर्ड अब डाल देगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो जो वर्ड 3 जोड़े गए, तो हमें 3 वो वर्ड ढूंढने हैं
जो कि 1976 में ऐड किए गए थे, वही हमारा आंसर होगा अगर उन तीनों में से तीनों हैं तो, नहीं तो 2 वर्ड 1 वर्ड जो भी होगा। तो सोशलिस्ट हमारा कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में। तो ये तो हमारा ये नॉट का पूछा है, तो ये चीज़ सही हुई। इंटीग्रिटी ये भी 1976 में जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd। सेकुलर ये भी 1976 में जोड़ा गया था, तो 1949 में पूछा है। तो ये 3 वर्ड हमारे वो थे, रिपब्लिक पहले से ही था। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 2 3। देख रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज चेंज करके, बस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है, वही कंटेंट है, वही कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया है लैंग्वेज को और पूछ लिया। तो हमें इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एंड एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो गोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। लिबर्टी, जो जिसमें थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी। इक्वलिटी किसकी किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, ये सबको इक्वलिटी दी जाएगी। फ्रेटर्निटी, ये चीज़ तो हम लोग इसको दें। और फ्रेटर्निटी कैसे? कि उस टाइम इंडिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब देखेंगे कि द गोल ऑफ द सिक्योर द जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक है, जस्टिस तो है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। लिबर्टी किसकी किसकी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस, ये भी हमारा सही है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है ही। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी एश्योर करे कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन रहे, और यूनिटी और इंटीग्रिटी जो नेशन की वो भी। तो इसका आंसर हमारे चारों से है। गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे पूछ ले जस्टिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तो वो भी सही होगा। जस्टिस पॉलिटिकल एंड सोशल, वो भी सही होगा। लिबर्टी ऑफ फेथ, फेथ वर्शिप एंड बिलीफ, वो भी सही होगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अगर पूछते हैं वो भी सही होगा। इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो भी सही होगा। ये गोल्स हैं, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। और नेचर और गोल में अंतर है। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेन है। पब्लिक वेलफेयर कई वर्ड है प्रीएम्बल में? नहीं है। आंसर इसका पब्लिक वेलफेयर हुआ। कौन कौन से वर्ड हैं एक बार फिर से हम वो लोग डिवाइज करते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड। अब ये इन्हीं 3 वर्ड को हम लोग को ढूंढना है। तो ये कौन हुआ? सोशलिस्ट एंड सेकुलर प्लस इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हम लोग ध्यान में रखेंगे। 42 कौन से ईयर में? 1976 में। तो इसके पहले ये 3 वर्ड नहीं थे। ये 1976 का स्टेटस है, इंडियन आइडेंटिटी जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। करेक्ट, सेक्युलर का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। उसको देखते हैं ऑप्शन के। इंडियाज मेनी रिलीजन्स, तो इसका सेक्युलर का मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेनी रिलीजन्स हैं तो सेक्युलर है। भाई पाकिस्तान में भी वो हैं, कई रिलीजन्स हैं, लेकिन वो सेकुलर कंट्री मानी जाएगी क्योंकि उसने अपने कंट्री का एक रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है, मुस्लिम। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं है। इंडिया सेकुलर थे। तो मेनी रिलीजन्स का ये मतलब नहीं है कि ये मेनी रिलीजन्स का ये मतलब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, ये कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सेकुलर नहीं होता। इंडिया रिलीजन फ्रीडम, रिलीजन रिलीजन फ्रीडम का भी मतलब ये नहीं है कि जैसे मतलब अगर स्टेट ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हमारी ये एक पर्टिकुलर रिलीजन है, हम इस रिलीजन को एक्टिवली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़े नहीं उसका मतलब है कि वो बाकी उसको रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करेगी। तो इसका ये भी मतलब नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मतलब तो रिलीजियस फ्रीडम का ही मतलब ये वही वर्ड है।
तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप पहली बार में हो सकते इंडिया मैनी रिलीजन देख के करेक्ट मार के चले जाएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है सेक्युलर अपॉन वो नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब कोई भी स्टेट का कोई डिक्लेयर्ड रिलीजन नहीं है कि भैया ये हम रिलीजन एक्टिवली फॉलो कब करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे करेक्ट एक्सप्रेशन जो होगा सेक्युलर का वो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली ना कि सेकुलर जो हमारे यहाँ वो पॉजिटिव 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 कंसेप्ट वाला है, जहाँ पे सर्वधर्म संभाव वाला है, मतलब धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि मतलब प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखते हैं स्टेट रिलीजन से। जब भी रिलीजन किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को या कुछ ऐसी लिमिट क्रॉस करते हैं जहाँ पे स्टेट का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है, वहाँ पे स्टेट हस्तक्षेप करेगी ही करेगी। तो ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अच्छा, लिबर्टी का जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया तो उसमें बताया कि लिबर्टी का मतलब क्या है। लिबर्टी का मतलब है कि आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें मतलब कोई रिस्ट्रेंट नहीं डालेगा, किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे कोई किसी भी प्रकार की नहीं होगी। लेकिन तो उसमें भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी करें, कुछ भी मन, तो वहाँ पे लिमिटेशन रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन कुछ रखी गई है, जिसकी लिमिटेशन में रह के ही आपको कोई भी काम करना है, चाहे वो कुछ भी करिए। तो लिबर्टी किस किस चीज़ की दी गई है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ का, एंड बट ये लिमिटेशन, इस पे लिमिटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। तो ये जो हमारा लिबर्टी है ये क्वालिफाइड है, अब्सोल्यूट नहीं है। तो अच्छा, लिमिटेशन कैसे? लिमिटेशन तो ऐसे कोई मानेगा नहीं। कोई लॉ होता है तो पनिशमेंट उसके की प्रिस्क्राइब होती है, लॉ होता है तो उसके डर की वजह से एक रिस्ट्रेन, एक मतलब डिटरेंस पैदा करता है। तो वो लॉ की वजह से लोग लिबर्टी मतलब अपने लिमिट में ही वो करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन उसके थ्रू हम समझ। इफ़ देयर इज़ मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी, मोर लॉ लेस लिबर्टी, देयर इज़ नो लॉ नो लिबर्टी, if there is liberty law have to be made by the people, if law are changed too often liberty is in danger। तो भाई यहाँ पे मैंने जैसे कि समझाया कि लिमिटेशन जब कोई फुलफिल करे, फॉलो करे, उसके लिए ज़रूरी है कि लॉ हो, और लॉ अगर रहेगा ही नहीं तो कोई किसी पे डिटरेंस का कोई वो ही नहीं रहेगा। लोग अपने मन से किसी भी मतलब दूसरे की फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देंगे। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग मैंने बता ही दिया था कि इलेक्टेड हेड होने चाहिए स्टेट के। इलेक्टेड हेड किसके? स्टेट के, गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट के। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होने चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इट डजेंट मैटर। उसके साथ ही कोई प्रिविलेज्ड क्लास ना हो, फिर साथ में जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो पीपल में। तो ये तीन मीनिंग होती है। अब देखते हैं इस तीन मीनिंग में कौन सी है। इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका तो ये मतलब है नहीं, तो ये ऑप्शन भी तो गलत हुआ। देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, ये भी गलत है। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी नहीं है। तो पीपल जो है मतलब सॉरी, ये क्या था? ये ऑप्शन था कि देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स, नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। तो हमारे यहाँ क्या ऐसा कुछ प्रोविज़न है? क्योंकि सभी लोग जितने भी हैं इलेक्टेड रूलर्स ही हैं, इलेक्टेड रूलर्स ही हैं, और वो इलेक्टेड रूलर्स, तो हमारे यहाँ इलेक्टेड रूलर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। रिपब्लिक का मतलब यही है कि जो हमारे यहाँ जो भी रूलर्स हैं वो इलेक्टेड हैं, वो पीपल्स के द्वारा ही, सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्टेड हैं। ठीक है, तो और तीन मीनिंग हम लोगों ने उसकी देख ली थी कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, और पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एज अ पीपल सॉवरेंटी। इंडिया एज पीपल सॉवरेंटी बिकॉज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द वर्ड। हमने शुरू में ये चीज़ डिस्कस की थी कि पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरुआत ही है, तो इसने सीधा ये कर दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अगर पीपल सॉवरेंटी का भी वो मतलब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिगन भी अगर आप लोग को याद रहेगा कि किस वर्ड से बिगन है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है ना, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
वो किस में है, वो किन में है, वो कहाँ से डिराइव होती है, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया डिराइव होती है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच among द फॉलोइंग इज नॉट mentioned इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब तक हम लोग ने ये चीज़ तो बार बार देख ली, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या है। सोशल जस्टिस, तो जस्टिस कौन कौन सी थी हमारे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस तो आई, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, पॉलिटिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस की कहीं बात होती है, नहीं, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं होती। तो ये नॉट मेंशन पूछा है, इसका आंसर रिलीजियस जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सही बात है वो देखेंगे। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो ये तो बात सही है ना, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड कब जोड़े गए थे, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये बात सही हुई। द above mentioned word was inserted by the amendment in 1977, नहीं 1976 में इंसर्ट किया गया था। above mentioned word were inserted by amendment in 1985, नहीं 1976 में ऐड किया गया था। two word और not the part of the preamble, ऐसा नहीं है, आज ये पार्ट हैं, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। अभी हमारा इंडिया का नेचर कैसा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया स्टेट का नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस, अच्छा गोलकनाथ केस और ये जो केसेस है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब अभी अमेंडमेंट वाला पार्ट देखेंगे। इसको ब्रीफ, मतलब अभी यहाँ पे हम लोग बस ये देखते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, बट इसको ब्रीफली हम लोग देखेंगे, समझेंगे मतलब अच्छे से वो जब अमेंडमेंट वाला पार्ट करेंगे ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ उसका, उस पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखते हैं कि गोलकनाथ केस में ये हमारा 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा हुआ था कब, ये 1971 में हुआ था शायद। ये चीज़ एक बार मतलब इसको, हाँ ये करेक्ट है, 1971 का ही मतलब ये है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक हम लोग को याद हो गया 1976। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इसको हम लोग वो करें तो पहले क्या आता है, गोलकनाथ, गोलकनाथ यानी कि फर्स्ट, उसके बाद 71 है मतलब थर्ड, फिर उसके बाद कौन सा है, सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ आंसर होगा, ये आंसर ये होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने गोलकनाथ 1967 में। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं बता देता हूँ, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट हमारी अमेंड नहीं की जा सकती, फंडामेंटल राइट सेक्रोसेंट है, उसको कोई अमेंडमेंट, किसी भी कोई भी अमेंडिंग पावर के थ्रू अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता उसमें। केशवानंद भारती केस में हमारा बहुत ही फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी प्रिंसिपल है, जो भी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उनको अमेंड नहीं कर पाएगी पार्लियामेंट, बाकी वो चीज़ों को अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू, जो फाउंडेशनल कुछ वैल्यूज़ हैं उनको नहीं कर सकती अमेंड। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से अगर आप कहीं समझने की कोशिश करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मतलब जिसके ऊपर ना जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, उसी के लिमिटेशंस में चले, उसी के जो द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मतलब प्रोविजंस हैं उनके अनुसार चले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन, द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये तो है नहीं भाई। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, ये भी नहीं। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय द रियल पावर, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट लिमिटेड बाई टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के ही काम करें, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डेफिनेशन इज द गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट, नहीं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या थी, वही लिमिटेड गवर्नमेंट,
लिमिटेड गवर्नमेंट कौन सी? लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। क्यों लिमिटेड गवर्नमेंट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके लिमिट में ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है लिमिटेड है, विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, उसके अंदर में ही काम करना पड़ेगा, इसलिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द चीफ पर्पज कौन वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है? चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, इट डिटरमाइन द objective for the making of necessary law, it enable the creation of political office and government, it defines and limit the power of the government। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का विच चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी कंट्री के लिए क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं ना, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। ये ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन नहीं करता, लिमिटेशन सेट करता है कि कितनी गवर्नमेंट मतलब अपनी पावर एक्सप्लोर कर सकती है, कितना एंजॉय कर सकती है, कितनी पावर है, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। तो चीफ पर्पज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि गवर्नमेंट के पावर पे एक तरीके की लिमिट लगाई जाए, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, ये भी गलत है। डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक गवर्नमेंट को ये प्रिस्क्राइब कर रही है ना कि आपको इस दायरे में रहना है, एक लिमिटेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, तो वो हमारी क्या होती है, चीफ पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डिफाइन करती है कि गवर्नमेंट का पावर कितना होगा। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी सिक्योर और ये सब चीज़ नहीं है। तो हमेशा याद रखें चीफ पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिमिट और पावर जो है गवर्नमेंट की ये डिफाइन करती है। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समझ गए, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अभी हम लोगों ने ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये मान लिया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तो आप लोगों ने ये देख लिया ना कि इन्फोर्सेबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होंगे जहाँ पे इन्फोर्सेबल होगा। तो अब देखते हैं, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, मतलब इसका इंडिपेंडेंट कोई वो नहीं है, लेकिन ये किसी फंडामेंटल राइट के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करते हुए प्रीएम्बल के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से जजमेंट में बोला था? केशवानंद भारती जजमेंट में। केशवानंद भारती जजमेंट कब आई थी? 1973 में आई थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना और ये बताया कि ये मतलब इसका कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा जबकि ये फंडामेंटल राइट के थ्रू डीपीएसपी के थ्रू इन्फोर्स की जा सकती है बट इंडिपेंडेंटली नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो इक्वलिटी किसकी किसकी बात हुई थी? ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, ये सही बात है। एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगिनिंग। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक वर्ड आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा, कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी वर्ड तो नहीं था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था 1976 में, लेकिन ये बिगनिंग से पूछा है, तो नॉट देयर पूछा है कि नॉट देयर, ये तो सही बात है ना कि नॉट देयर, तो ये ऑप्शन सही होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, बोथ 1 और 2, कि इंटीग्रिटी शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्ट? फिर से, द टर्म सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। तो सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हमारा पूछा क्या, नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रीएम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात सही है। बाई इट सेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बाई इट सेल्फ, ये इंडिपेंडेंटली
इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, हाँ, बट इसे प्रियम्बल के मतलब इसे फंडामेंटल राइट के थ्रू, डीपीएसपी के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। ये बात सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब इंडिपेंडेंट, और ये पूछा भी गया था पिछले क्वेश्चन में, ये ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। तो ये भी बात भाई सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मानी हुई है कि इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रू रिगार्डिंग ट्रू पूछा है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज बाई जवाहरलाल नेहरू, ये बात अभी तक तो ठीक है। पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल, तो ये तो बात सही है भाई, ये पहला स्टेटमेंट सही हुआ। आइडिया प्रीएम्बल बोरो कहाँ से किया गया था, यूएसए से, ये भी सही है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया था कि कहाँ से आइडिया प्रीएम्बल बोरो किया गया था, यूएसए से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे ये प्रीएम्बल आया था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने वो मतलब प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर अडॉप्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये भी बात थी। इसके साथ ही एक वर्ड और जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, ये ध्यान में रखेंगे। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ होगी। ये ऑप्शन 4 गलत होगा इस बेसिस पे। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी थी, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविज़न है, उसके लिमिट में रह के ही गवर्नमेंट को काम करना है। यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, उसके लिमिट में रह के ही काम करना पड़ेगा। तो क्या है, फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, सही बात है। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, तो ठीक है, ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पब्लिक अथॉरिटी आती है। वन वेयर द मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मोनार्क यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो है, ये वाली इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। वन वेयर देर इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब थोड़े नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो ही हो। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, 1 and 2 आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब तो ये सब चीज़ें रही हमारी कि हमने प्रियम्बल से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सारे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी। तो उसमें पहली बात तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, समरी, एसेंस कुछ भी कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी कार्ड है, इसको की नोट भी कह सकते हैं, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि विच कि प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा गया है। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल, फाउंडेशनल वैल्यूज़ हमारा होल्ड करता है, ये चीज़ ठीक है। इसके साथ ही कौन कौन से वर्ड कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है कौन प्रियम्बल का, एक बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, 1976 में आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में कौन कौन से वर्ड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉट इन्फोर्सेबल है इंडिपेंडेंटली, ये ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंटली नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब बोला, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल, केशवानंद भारती जजमेंट में बोला। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से कीवर्ड थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके साथ जस्टिस, जस्टिस कौन कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी किसकी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वालिटी किसकी, और स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी के टाइम पे फ्रेटर्निटी किस बात को एश्योर करे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताती है कि कौन से डेट हम पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और अपने कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से प्रियम्बल का हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, पूरी थ्योरी भी हम लोगों ने देख ली, कंसेप्ट भी देख लिया और क्वेश्चन भी देख लिया। अब इससे बाहर क्वेश्चन प्रियम्बल से नहीं बनता है। आप लोग इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, जो क्वेश्चन नहीं कवर थे उसे मैंने थ्योरी पार्ट में कवर कर लिया है, तो उसको आप लोग देखें, रिवाइज करें और
चैनल को हमारे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी आप लोग अपना तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय।